जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग बात कर रहे हैं उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे और आज का जो वीडियो है वो पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोगों ने इससे संबंधित कई चीज़ों की बात इससे पहले जो वीडियो हैं उनमें कर लिया। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग को पर्यावरण से या प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो भाई प्रदूषण क्या होता है। देखिए, हमारे वातावरण में हर चीज़ का एक निश्चित अनुपात होता है, उसी में या तो कमी हो जाती है या किन्हीं तत्वों की उनमें अधिकता हो जाती है, तभी वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होने लगती है और इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। पढ़ते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। ठीक, तो देखिए, अगर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न बनता है तो आपने इससे पहले भी, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हो, इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी कुछ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जाना होगा। ठीक, तो अगर आप को ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक, साथ ही कई सारी चीज़ें हैं जो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन मन से लिखने का ये मतलब नहीं कि आप टॉपिक के इतर चीज़ें लिखें। ठीक, टॉपिक से रिलेटेड हो, बाकी आप अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो भी बेटर है। वायु, जल व मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तनों की जो मानव जीवन, उसके रहन सहन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों के मिल जाने से उनमें अनेक परिवर्तन आ जाते हैं, जिसे पर्यावरणीय प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक, जो पर्यावरण की गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है। भौतिक एवं औद्योगिक विकास के कारण अनावश्यक पदार्थ इतना इकट्ठा हो गया है कि इसमें पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। तो ये परिभाषा थी पर्यावरण प्रदूषण की। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। तो पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये आप अच्छे से पढ़े रहिए। शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण शिक्षा का केंद्र होती हैं। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका अदा करती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती हैं। शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकती हैं। एक तो अंतः परिसर कार्य हो गया और एक बाह्य परिसर कार्य हो गया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अंतः परिसर कार्य होता है ये क्या होता है। तो अंतः परिसर कार्य क्या है, देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अंतः परिसर कार्य ये क्या होता है, देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं। विभिन्न स्तर के विद्यालय अपनी सीमाओं के अंदर पर्यावरण संरक्षण संबंधी अनेक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। ठीक, एक बात यहाँ पे कह रहा है कि अपनी सीमाओं के अंदर, मतलब उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनके अंदर पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्य कर सकते हैं। जैसे पर्यावरण शिक्षा एवं संरक्षण को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में भाई शामिल कर सकते हैं और इस विषय की छात्र छात्राओं को शिक्षा दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के सरकारी, गैर सरकारी तथा विद्यालय स्तर के कार्यक्रमों को नियमित रूप से संचालित करके भी ये कार्य कर सकते हैं। और जो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वन्य दिवस और 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस तथा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो इनको भी व्यापक रूप से इन दिवसों का आयोजन कर सकते हैं। विद्यालय पर्यावरण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित कर सकते हैं और लोगों को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दे सकते हैं। और कार्य क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं असंतुलित संबंधी समस्याओं पर शोध करके भी ये कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण संबंधी ओरिएंटेशन एवं रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित करके और सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करके
जो अंतः परिसर कार्य हैं इनको वो संपन्न कर सकते हैं सही से। इसके बाद हम लोग बात कर लें कि बाह्य परिसर कार्य बाह्य परिसर कार्य के अंतर्गत किन किन पॉइंटों को हमको पढ़ना है। ठीक, तो बाह्य परिसर के अंतर्गत मतलब विद्यालय की सीमा से बाहर। ठीक, विद्यालय की सीमा से बाहर कैसे, इससे मतलब ये है कि भाई छात्रों को पर्यटन पर ले जा सकते हैं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं। ठीक, या फिर ये कर सकते हैं कि भाई उन बच्चों को नगर, गांव या मोहल्लों में स्वच्छता अभियान चलाकर बाह्य परिसर के कार्य कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी नारे और चित्र लिखवाकर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करके, और जो बर्बाद या वेस्ट लैंड है, बर्बाद भूमि है, उसके संरक्षण की विधियां ग्रामवासियों को बताकर ये बाह्य परिसर संबंधी कार्य कर सकते हैं। तो अंतः परिसर मतलब स्कूल की सीमा, स्कूल की सीमा का मतलब है आप स्कूल में रहकर जो कार्य कर सकें, और बाह्य परिसर का स्कूल की सीमा से बाहर जाकर, बस। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता है तो कुछ सुझाव दीजिए। ठीक, तो भारतीय पर्यावरण शिक्षा संघ के अनुसार पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के उद्देश्यों, मूल्यों को पहचानने में मदद करती है, उन्हें परिभाषित करने में मदद करती है तथा उनके अनुकूल नागरिकों में अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायता करती है, जिससे मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के बीच अटूट संबंध स्थापित किया जा सके। ठीक, और कुछ पॉइंट्स हैं, देखते हैं। वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की ऊंचाई पर फेंकना चाहिए। चिमनियों में सांद्रता सर्पाकृति होती है, जिनकी ऊंची चिमनी होगी वायु प्रदूषण का जन जीवन पर प्रभाव उतना ही कम होगा। इस तथ्य का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। थर्ड है कि भाई घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के निस्तारण को उत्तम साधनों द्वारा रोकने का प्रयास करना चाहिए। वायरस प्रत्येक वृक्ष व तंतु में विद्यमान रहते हैं, मूत्र विसर्जन की क्रिया द्वारा ये जल को प्रदूषित करते हैं, यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए। कुएं, पोखर, तालाबों, नदी नालों का जल वायरस द्वारा तथा उद्योगों इत्यादि द्वारा निषिद्ध होने से प्रदूषित हो जाता है। इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रदूषण पैदा करने वाले रोग कारक वायरस का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ऐसे ही तमाम पॉइंट हैं, तो अगर पेपर में आता है तो आप 2-3 लाइन लिख के इससे 5, अगर 2 नंबर में आता है तो आप 9 से 10 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं कि भाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स लिखने, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्रोकीन द्वारा अवशिष्ट तत्वों के पुनरुपयोग के तरीके बताए गए हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों के साहित्य का ज्ञान कराना। और यहाँ पे एक और चीज़ याद कर लीजिए कि 120 डेसिबल से अधिक शोर से निस्टेमस रोग हो जाता है। ठीक, इसके बाद हरित व स्वच्छ समाज की स्थापना में कौन कौन से तत्व बाधक हैं, तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। पहला कि भाई बढ़ती जनसंख्या और नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, पेट्रोल डीजल वाहनों का जो निरंतर उपयोग बढ़ता जा रहा, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक, और वनों का निरंतर कटान, मलमूत्र का नदियों में प्रवाह, परमाणु बम विस्फोट, मतलब यही सब चीज़ें हैं हरित व स्वच्छ समाज की स्थापना में बाधक तत्व के अंतर्गत। इसके बाद हम जो अगला प्रश्न है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं तथा इससे क्या क्या हानियां हैं। पढ़ते हैं इसका आंसर। तो 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। आप सबको पता है परमाणु संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह और हानिकारक है। इन संयंत्रों से क्या होता है कि भाई जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है, मतलब लंबे समय तक होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व के अनेक देशों ने इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत ग्रहों से निकलने वाली यूरेनियम, थोरियम, जिंकोनियम, स्ट्रोंसियम और बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए अति घातक होता है। और रेडियोधर्मी प्रदूषण से हानियाँ देखते हैं कौन कौन सी हानियाँ हैं। तो अनेक कारणों से बम विस्फोट होते रहते हैं। ऐसे विस्फोटों से विस्फोट स्थल तथा निकटवर्ती क्षेत्र में भयंकर विनाश लीला प्रारंभ हो जाती है। जीव विस्फोट से टुकड़े टुकड़े होकर उड़ जाते हैं। गर्मी से निकटवर्ती जीव जल जाते हैं। निकटवर्ती पर्यावरण में रेडियोधर्मिता व्याप्त हो जाती है,
जो अनेक दशकों तक सक्रिय रहकर मनुष्यों तथा अन्य जीवों में विकलांगता, बीमारियां तथा शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता का ह्रास, भावी पीढ़ियों की गर्भ में मृत्यु, विकलांगता आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, और क्या क्या होता है भाई? भयंकर तूफान आते हैं, आग लग जाती है, अंधेरा छा जाता है, जिससे जनधन की व्यापक क्षति होती है। ठीक, तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर से अगर पॉइंट वाइज भी आप 9 से 10 पॉइंट लिखते हैं तो इनफ है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है कि जल संरक्षण की आवश्यकता बताइए। जल संचयन की आवश्यकता क्या है? तो भूमि की भांति जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है। कुछ जल क्या होता है भाई? भूमि सोख लेती है, जिसे भूमिगत जल या अधोभौमिक जल कहते हैं, तथा शेष जल ढालू सतह से बहना आरंभ कर देता है, जिसे बहता हुआ जल नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाले समस्त जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक, जल की प्राप्यता क्या है? तो भारत में मानवीय उपभोग के लिए जल की प्राप्यता में सामयिक अंतर आ जाता है। भारत में कौन सी वर्षा होती है भाई? आप सबको पता है, मानसूनी वर्षा होती है, जो अनिश्चित एवं अनियमित है। अतः यहाँ वर्षा 3 या 4 माह की छोटी सी अवधि में होती है। इस प्रकार वर्ष के अधिकांश भाग में देश के विशाल क्षेत्र में धरातलीय जल की कमी रहती है। वर्षा की अधिकता के कारण बाढ़ें आ जाती हैं तथा कहीं जल की कमी के कारण अकाल या सूखा पड़ जाता है। भारी वर्षा वाले स्थान में चेरापूंजी और कोकण क्षेत्रों में भी शुष्क महीनों में जल की कमी पड़ जाती है। वर्षा का बहुत सा जल नदियों व नालों में बहकर व्यर्थ ही समुद्र में चला जाता है, जो मानव के किसी भी काम नहीं आता। ठीक, देश में भूमिगत जल का स्तर समान नहीं है। आप किसी जगह भाई जल अधिक पाया जाता है, कहीं कम पाया जाता है। ठीक, किसी मतलब स्थानों पर क्या होता है कि जल को 15 मीटर से भी अधिक गहराई से निकालना पड़ता है। यह जल भी सभी स्थान पर पीने योग्य भी नहीं है, अतः इस जल को सभी स्थानों पर सुगमता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए शुद्ध पेयजल भी आप उपलब्ध कराना एक समस्या है। देश की लगभग 3/4 जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। अनेक प्रयासों के उपरांत भी सभी नागरिकों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्हें कितने शुद्ध जल की प्राप्ति होती होगी। इस प्रकार देश के अधिकांश भागों में कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए जल की प्राप्यता अनियमित एवं अपर्याप्त है। ठीक, तो आंसर काफ़ी बड़ा है, लेकिन घबराइए मत, इनमें से आप कुछ पॉइंट्स छांट कर लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 2 उपाय बताइए, या जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन करिए। ठीक, तो इसका उत्तर है कि नदियों, शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन, मरीज के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहित मल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है 5th कि नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक, ये 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद कई सारे पॉइंट आप बना के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा, आप अन्य पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद इस लेसन से संबंधित जहाँ तक 2 वीडियो और पढ़ेंगे, इसके बाद ये लेसन जो है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। बाकी अगर चीज़ें बड़ी होती हैं तो हम उसको वीडियो की संख्या और बढ़ा देंगे। ठीक, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी अभी तक जितना पढ़ा दिया है उसको आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। पेपर की डेट भी आप सबकी आ गई है, तो अच्छे से पेपर की तैयारी करिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।